अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा त्रिपाठी। हम लोग 12th केमिस्ट्री बोर्ड के एग्जाम से पहले जो केमिस्ट्री है 12th की उसका बेसिक पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं और इसके पहले जो वीडियो हम पढ़े हैं, जो वीडियो देखे हैं, जो वीडियो आपको हम अपलोड किए थे, उसमें हम ये बताए हैं कि लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उससे कैसे किसी कंपाउंड का शेप चेंज हो जाता है, उससे शेप, इलेक्ट्रॉन का जो शेप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर का जो शेप है वो कैसे उससे चेंज होता है, क्या चीजें हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि कोई कंपाउंड, जनरली कोवैलेंट कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं, जब वो कंपाउंड बनाता है तो वो किस तरह का शेप बनाता है, किस तरह का उसका शेप होता है और क्या कंडीशंस उसमें होती हैं। तो हम पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े, तो वो उसका कोई स्ट्रक्चर बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है, स्ट्रक्चर बहुत बनाने की जरूरत भी नहीं होती है, उसमें कैटायन एनायन ही लिखते हैं और एनायन के साथ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको लिख देते हैं और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको लिख देते हैं। जो प्योर आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो मेटल होता है उसमें, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में कुछ आगे बढ़े होंगे तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह की चीजें पढ़े होंगे। इसमें हम अगर कुछ बताएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर है तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है और कैटायन बना लेता है। अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो कोई भी नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एनायन बना लेता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो आयनिक कंपाउंड में होता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है। बिना मेटल, नॉन मेटल अगर नॉन है तो ही आयनिक कंपाउंड बन सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है, स्पेशल केस में होता है, जैसे अमोनियम आयन हुआ और कुछ साल्ट्स वगैरह का। लेकिन जनरली जो बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन ही बनता है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल रिप्रेजेंटेशन इसका हम करते हैं। अब हम कोवैलेंट कंपाउंड पे जाएं तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसमें सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम समझना होगा, क्योंकि उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में कौन होगा, सेंट्रल में कौन होगा, ये कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन न रहे उसके पहले आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी जो है सेंट्रल एटम के रूप में कार्य नहीं करेगा। उसका रीजन है, हाइड्रोजन के पास तो एक, तो बेचारे के पास कुल एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है और ऑक्टेट बनता ही नहीं उसका ड्यूप्लेट होता है। आपको पता हो हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अलावा फ्लोरीन को आप पता है सबसे लालची है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सभी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो देखो, जो सेंट्रल एटम होगा एक तरह का कैप्टन होगा, एक तरह का घर का मालिक होगा, एक तरह से स्कूल का प्रिंसिपल होगा, उसके लिए बहुत त्याग करने होंगे। तो वो त्याग कहाँ है फ्लोरीन करने वाला है? फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो दूसरे किसी का इलेक्ट्रॉन खींच ले, इतनी उसके पास एनर्जी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इतनी स्ट्रांग है। तो ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। इसके अलावा नोबल गैस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन भी जनरली नहीं बनता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। सेंट्रल एटम बनने की कुछ कंडीशन होता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सेंट्रल एटम के रूप में काम करेगा। जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जैसे वैलेंसी ज्यादा होगी तो बॉन्ड ज्यादा बनेगा, वो सेंट्रल एटम के रूप में काम कर सकता है। जिस एटम का साइज बड़ा है वो सेंट्रल एटम के रूप में काम कर सकता है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है वो हाई है, वो सेंट्रल एटम के रूप में काम कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं आप, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होता है और जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होता है। आप ये भी समझ लीजिए कि वैलेंसी ज्यादा होगी तो ही ना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा और साइज बड़ा होगा तो ही ना चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के फैलने की
का स्पेस ज्यादा होगा, इसलिए वो सेंट्रल मेटल एटम का मतलब वो सभी एटम को जो उसके चारों तरफ है उसको अपने साथ जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ मीथेन है, इसमें कार्बन सेंट्रल मेटल है, एटम है, सॉरी अगर हमने कहीं मेटल बोल दिया हो तो जरूरी नहीं कि मेटल हो। और इसे वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम के रूप में काम कर रहा है। अब देख रहे हैं लोन पेयर है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रह रहा है, इसी से शेप बन रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। और जो बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने खर्च किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बी ने खर्च किए हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम का, ए और बी दोनों एटम का बराबर अधिकार है, पूरा अधिकार है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आता है, आपको पता है। सिंगल बॉन्ड जहां भी है तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलता जुलता है। डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब बढ़ रहा है तो पाई, अकेले है तो सिग्मा। जब कभी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, फिर देखेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं। जितना उस आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो सेल होता है वैलेंस सेल होता है, और उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कितना गेन करना चाहता है, कितना शेयर करना चाहता है। और जरूरी नहीं आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका डुप्लेट पूरा हो रहा है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। और जरूरी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे थर्ड पीरियड और उसके आगे आप जाएंगे, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्ट्रेटिन में जाएंगे आप तो PCl5 पाएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आप 10 आएगा। अगर आप SF6 में जाएंगे तो सल्फर के सेंट्रल एटम में आप 12 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम तरह के ऐसे भी एक्सेप्शन पाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ऑक्टेट नहीं, उससे ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जा रहे हैं। उसके लिए कंडीशन होती है कि उसके पास d ऑर्बिटल होना चाहिए। d ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रसार होने का चांस ज्यादा होगा। तो IUPAC ने अब इसको भी ये सही माना है, इसको भी आप गलत नहीं मान सकते। कोई जरूरी नहीं कि आउटर सेल में, किसी भी सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कुल काउंट करने पे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ही वो स्टेबल है। वो स्टेबल हो सकता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे भी। और स्टेबिलिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। अगर फार्मल चार्ज अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम का कम आ रहा है, अगर लोअर फार्मल चार्ज आ रहा है तो समझ जाइए मोस्ट स्टेबल है और सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है। फार्मल चार्ज अगर कम आ रहा है तो बेस्ट स्ट्रक्चर है। फार्मल चार्ज यानी Fc, क्या फार्मूला है? V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं वो पूरी संख्या जोड़ेंगे और अपॉन 2 करेंगे। जो भी नंबर आएगा, 0 भी आ सकता है, जितना कम आएगा उतना बेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा। और आपको एक चीज और है कि जैसे आप सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, आप जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ है वो आपको बढ़ती हुई मिल रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बाकी स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर है तो दोनों तरफ आप एरो करेंगे। अगर रेडिकल्स है तो एक इलेक्ट्रॉन को डॉट इलेक्ट्रॉन से दिखाएंगे आप। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ए और बी के बीच में अगर वो बॉन्ड बन रहा है तो ए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है तो ए डोनर हुआ, बी जो है एक्सेप्टर हुआ, और ए और बी के बीच में आप तीर दिखाएंगे ऐसे, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। अगर आपको दिखाई दे रहा है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों लगभग एक ही तरह का बॉन्ड होता है, बस उसमें डिफरेंस होता है शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग का। ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने खर्च किए हैं, एक बी ने खर्च किए हैं, दोनों पे दोनों का अधिकार है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो हो सकता है ए ने बी को दोनों दिया हो या बी ने ए को दोनों दिया। एक ही एटम द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं लेकिन दोनों पे दोनों का बराबर वैसे अधिकार होता है जैसे कोवैलेंट में होता है। बाकी आप चीजें क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो डायरेक्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन डॉट बॉन्ड शेप उसको समझना होता है उसमें आपको, और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आप ये चीजें अपनी तरफ से एकदम हम बताने की कोशिश की, क्लियर हो गया। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।